हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं पोलिस्कोप। आज के सेशन में हम समझेंगे इक्वालिटी यानी समानता क्या है। इक्वालिटी को समझने से पहले एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं जहां पे दो स्टूडेंट किसी एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं। एक ऐसा स्टूडेंट जो वेल्दी अर्बन फैमिली से आता है, जिसके पास प्राइवेट कोचिंग का एक्सेस है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है फैमिली में, बेटर स्कूलिंग उसकी हुई है, एलिट स्कूल्स में उसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है। और दूसरी तरफ एक ऐसा स्टूडेंट है जो रूरल एरिया से आता है, जहाँ पे स्कूलिंग उसकी अच्छे से नहीं हुई, स्टाफ की कमी रहती है ना, और उसके पास कोचिंग का एक्सेस नहीं था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है फैमिली में। तो बोलते हैं जब आप इस एरिया से इन दोनों बैकग्राउंड्स को देखते हैं और आप एक एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये एग्ज़ाम उन दोनों कैंडिडेट्स के लिए सेम रहा, या सिर्फ हम मान लें कि सिर्फ इक्वल रूल बना देने से दोनों के साथ में इक्वलिटी हुई है या इक्वल ट्रीट किया गया है। सो इस डिबेट से जो है वो एक फ़िलोसफिकल इक्वलिटी का कंसेप्ट आता है। तो हम जानते हैं कि इक्वलिटी बेसिकली है क्या। इक्वलिटी जो ओरिजिनेट हुआ है वर्ड एक्वेलिटीज़, जिसका मीनिंग है, लैटिन लैंग्वेज का जो वर्ड है इसका मीनिंग है सिमिलैरिटी, लाइकनेस या फिर आइडेंटिकल होना, एक जैसा होना। लेकिन पॉलिटिकल फिलोसफी कहती है कि इक्वालिटी का मतलब मेयर लाइकनेस या आइडेंटिकल होना नहीं है। इक्वालिटी का मतलब होगा कि सभी ह्यूमन बीइंग्स को इक्वल ट्रीट किया जाए, उनको इक्वल रिस्पेक्ट मिले, इक्वल कंसर्न सबके लिए हो और सबको इक्वली रिकॉग्नाइज किया जाए, सोसाइटी में सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले। सो इस कंसेप्ट से के अकॉर्डिंग जो है वो सभी पर्सन जो है इम्पोर्टेंट है, एवरी पर्सन काउंट एंड दे काउंट इक्वली, और उनको इक्वल ट्रीटमेंट दी जाए, सभी को इक्वल समझा जाए सोसाइटी में। सो यहाँ पे हम जानते हैं कि उसका एनिशियंट कंसेप्शन जो है इक्वालिटी का, जैसे ग्रीस और एथेन मेनली जो है, यहाँ पे इक्वालिटी का एक फॉर्म प्रेवलेंट था, पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी जहाँ पे सिटीजन्स जो थे वो पार्टिसिपेट कर सकते थे पॉलिटिकल स्फेयर में, पॉलिटिकल डिबेट्स में, है ना, मीन्स उनको राइट्स मिले थे पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो सिटीजन्स हैं दैट मीन ओनली फॉर मेल। सिटीजन का मतलब था केवल मेल, पुरुष ही जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, पॉलिटिक्स में है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिबेट्स में, कॉन्फ्रेंसेस जो है वो अटेंड कर सकते थे। जो फीमेल्स थी, स्लेव्स थे या फिर फॉरेनर थे, उनको पॉलिटिकल स्फेयर से सेपरेट किया गया, उनको सिटीजन ही नहीं माना गया, उनको राइट्स ही प्रोवाइड नहीं किए गए। तो जो एनिशियंट ये जो कंसेप्शन है इक्वालिटी का, ये यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी की बात नहीं करता है। इनके लिए हायरार्किकल ऑर्डर है सोसाइटी का जो इक्वालिटी का है, जो किंग है, जो नोबल्स है, और जो फ्यूडल लॉर्ड्स है या फिर जो स्लेव्स है, ये सब एक हायरार्की बनी हुई है जहाँ पे जो जितनी हायर पोजीशन पे है उस उतनी इक्वालिटी को, उसको उस तरह की उतने राइट्स को वो इंजॉय करेगा, उसको उतनी ज़्यादा फ्रीडम वो इंजॉय करता है। सो इसमें हम देखते हैं नेचुरल इक्वालिटी जो जॉन लोकी का कंसेप्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से जहाँ पे ये कंसेप्ट आता है। लोकी कहते हैं कि जो इक्वालिटी है दैट शुड मीन फ्री, एवरी इंडिविजुअल इज़ फ्री एंड इक्वल, सारे इंडिविजुअल फ्री हैं, सभी आज़ाद है, सभी के पास, सभी को इंडिपेंडेंट माना जाए और सभी जो है वो इक्वल सबको ट्रीट किया जाए, कोई किसी पे रूल ना करे, कोई सुपीरियर या इन्फीरियर का जो है वो कंसेप्ट ना हो, सभी एक जैसे हों। सो ये जो कंसेप्ट है जॉन लोकी का, यही जो मॉडर्न आज जिस इक्वालिटी की हम बात करते हैं उसके लिए एक बेस बनता है, बेस तैयार होता है। तो इनका जो कंसेप्ट है ये चैलेंज करता है जो इनके जो हिस्टोरिकल जो जस्टिफिकेशन थी, जो हिस्टोरिकल प्रिवेलेंट था, हायरार्किकल मॉडल था जहाँ पे डिवाइन राइट मोनार्की को जो था प्रेफरेंस किया जाता था, उसको सही माना जाता था, जिसके अकॉर्डिंग जो राजा है वो किंग जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है गॉड का, एंड उसका नेचुरल राइट है लोगों पे शासन करने का। तो इसको ना चैलेंज करते हैं इस थ्योरी के बाद में, और हेरिडिटरी, इस थ्योरी के बेस पे वो उसको चैलेंज करते हैं। एंड हेरिडिटरी प्रिविलेजेस जो मिलती है सोसाइटी में, जो हायरार्की बनी हुई है सोसाइटी में, फ्यूडल हायरार्की है, इस सबको ये चैलेंज करते हैं। एंड ये मॉडर्न जो इक्वालिटी है उसका एक फाउंडेशन बनाते हैं अपनी इस थिंकिंग से कि सभी जो इंडिविजुअल है वो फ्री है, सभी इक्वल है, और कोई किसी को डोमिनेट ना करे, कोई किसी पे अपनी अथॉरिटी को इम्पोज ना करे।
तो इसके साथ में हम देखते हैं डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी कि इक्वालिटी के डायमेंशंस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीगल इक्वालिटी। लीगल इक्वालिटी का मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, इक्वल प्रोटेक्शन होना चाहिए सभी को लॉज के आगे एंड लॉ के थ्रू, एंड किसी को स्पेशल प्रिविलेजेस ना मिले, लीगल प्रिविलेजेस ना मिले, मीन्स रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, जो कि AV डाइसी का कंसेप्ट है फ्रॉम UK। इक्वल रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून का ही शासन होना चाहिए और कानून सबको इक्वली ट्रीट करे। इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, कानून सबको इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आए, रिच या फिर पुअर हो या फिर किसी क्लास या किसी कास्ट को बिलोंग करता हो, सबको एक समान जो है वो ट्रीट किया जाए। ये है हमारे पास लीगल इक्वालिटी। लेकिन क्या सिर्फ लीगल इक्वालिटी होने से जो है सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसको उस स्ट्रक्चर में बसी हुई जो इनइक्वालिटीज़ हैं उसको क्या हम सिर्फ इसके बेस पे, लीगल इक्वालिटी के बेस पे उसको एलिमिनेट किया जा सकता है? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो इसी क्वेश्चन से हम डिराइव होता है सोशल इक्वालिटी का कंसेप्ट। सोशल इक्वालिटी जो फोकस करता है एलिमिनेशन ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इक्वालिटी पे फोकस करता है, रेशियल इक्वालिटी की बात करता है एंड डिग्निटी और स्टेटस ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग की बात करता है कि कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सोसाइटी में, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। सोसाइटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सिर्फ लीगल लॉज बना देने से ये जो प्रॉब्लम्स है ये सोसाइटी से नहीं मिटेंगी। सोसाइटी को इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो सोशल स्टिग्मास हैं, सोशल जो कल्चरल एक्सक्लूजन्स हैं और स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज हैं, ये सिर्फ कानून बनाने से, सिर्फ लॉ पास करने से नहीं होगा। इसको सोसाइटी को इसको समझना होगा, सोसाइटी को इसमें आगे आना होगा। फॉर एग्जांपल लाइक एबोलिशन अनटचेबिलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान है आर्टिकल 17 के अंदर कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी होना चाहिए। सो अनटचेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, प्लेस, सेक्स, है ना, इनके बेसिस पे आप किसी के साथ में जो है वो छुआछूत वाला कंसेप्ट नहीं हो सकता है। लेकिन ये तो लीगल हो गया, लेकिन सोसाइटी में आज भी प्रिविलेंट है। आज भी हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं कि आज भी यही ऑर्डर जो है वो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। सोशल स्टिग्मा के बेस पे किसी को धर्म या जाति के नाम पे जो है वो फॉर एग्जांपल कोई रूम रेंट लेने के लिए जाता है, तो अगर उसको धर्म या जाति के नाम पे भी उनको रूम रेंट पे नहीं दिया जाता है, या और भी कई तरह से जो है उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो बोलते ये सोसाइटी को इसको अपनाना होगा, इस एलिमिनेशन को एक्सेप्ट करना होगा कि हमें इन बुराइयों को समाज से निकालना है। सो लीगल इक्वालिटी मस्ट आल्सो बी सोशल एंड कल्चरल, कि सिर्फ लीगल नहीं होनी चाहिए, जो लीगल इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं उसको सोशली और कल्चरली भी उस इक्वालिटी को एक्सेप्ट करना होगा। सो नेक्स्ट भी है पॉलिटिकल इक्वालिटी, जहाँ पे रूसो जो हैं वो कहते हैं कि पॉलिटिकल इक्वालिटी किस तरह से होगा। पॉलिटिकल इक्वालिटी होगा थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यहाँ पे सभी एडल्ट्स को जो है वो वोटिंग का राइट मिले, यूनिवर्सल हो, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रिलीजन, रेस, कास्ट, है ना, सबको राइट मिले, एक को राइट मिले, सभी एडल्ट जो है वोटिंग कर सके, 1 पर्सन 1 वोट का कंसेप्ट हो, इक्वल एलिजिबिलिटी हो सभी के लिए पब्लिक ऑफिस में। सो ये जो इक्वालिटी है, पॉलिटिकल इक्वालिटी, ये इंश्योर करती है कि सिटीजन्स की जो वॉइस है उसको फॉर्मली काउंट किया जाए, सभी की वॉइस को सेम प्रेफरेंस, मतलब जो भी आवाज़ वो उठा रहे हैं, जो भी मुद्दे को लेके आए, सभी को इक्वल एक्सेप्टेंस मिले। ऐसा नहीं है कि कोई हायर क्लास को जो मानते हैं कि हम हायर क्लास को बिलोंग करते हैं, कोई रिच है तो उसको प्रिविलेज मिले, उसको जो है फर्स्ट प्रेफरेंस मिले, तो ऐसा नहीं होगा। वो तो ये इक्वालिटी की बात करता है यहाँ पे, पॉलिटिकल इक्वालिटी में सबको इक्वल माना जाना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ जो वोटिंग पावर, इक्वल वोटिंग पावर है, सभी को इक्वली वोट करने का अधिकार है, तो ये होने से क्या हम पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात कर सकते हैं? क्या ये पॉलिटिकल इक्वालिटी की गारंटी देगा? बोलते हैं जैसे पैसा है या मीडिया है या फिर कोई और सोशल कैपिटल जो हो सकते हैं वो पॉलिटिकल इक्वालिटी को डिस्टोर्ट करते हैं। जैसे हमें न्यूज़ में हर बार जो है वो देखने को मिलता है, नहीं कई बार नहीं कहेंगे, हर बार हमें देखने को मिलता है कि कई सारे पॉलिटिशियन जो है वो वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए पैसे का यूज़ करते हैं, है ना, उनको कोई किसी और तरह से जो है वो बहकाया जाता है ताकि वो उनके फेवर में वोट करें। तो बोलते हैं इस तरीके से जो है वो पॉलिटिकल पावर को, पॉलिटिकल इक्वालिटी को जो है वो डिस्टोर्ट किया जा सकता है। फॉर्मल इक्वालिटी है नोट इंश्योर सब्सटेंसिव इक्वालिटी। तो फॉर्मल इक्वालिटी होने से सब्सटेंसिव मतलब जो सबके वेलफेयर के लिए है, ऐसा पॉसिबल नहीं है सिर्फ लीगल इक्वालिटी जो है वो प्रोवाइड करने से। क्या आपने लीगली सबके लिए इक्वल अडल्ट फ्रेंचाइज का कंसेप्ट ले आए, आपने 1 पर्सन 1 वोट भी बोल दिया, ओके,
लेकिन सिर्फ फॉर्मली इसको आप लेके आए और अगर सोसाइटी उसको फिर भी जो है अपने पावर के बल पे जो है उसको इन्फ्लुएंस करे लोगों को, तो ये भी जस्टिफाइड नहीं होगा। एंड देन आफ्टर इकोनॉमिक इक्वालिटी, so it refers to a condition where individual in a society have fair and just access to economic resources, opportunities and rewards, but it does not always mean everyone earns the same income। तो इकोनॉमिक इक्वालिटी कहता है कि सभी इंडिविजुअल्स को इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। इसका इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि सबको इक्वल इनकम मिले। इक्वल इनकम इज़ नॉट डजेंट मीन दैट इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जहाँ पे लिबरल्स, क्लासिकल लिबरल्स कहते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज सफिशेंट, सिर्फ अपॉर्चुनिटी दीजिए, जो आउटकम है, जो उसका रिजल्ट है, वो मैटर नहीं करता है, दैट इज़ नेचुरल। अगर उसमें इनइक्वालिटी होती भी है तो वो नेचुरल है, एक्सेप्टेबल है। लाइक दो स्टूडेंट्स हमारे पास में जो किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, एक सेम क्लास में पढ़ रहे हैं, आपने दोनों को बेटर एजुकेशन प्रोवाइड की, फ्री बुक्स प्रोवाइड की, बेटर फैकल्टी प्रोवाइड का। अब आफ्टर द एग्ज़ाम, जब उनका एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट अगर डिफरेंट आता है, एक का ज़्यादा स्कोर दूसरे का कम स्कोर होता है, तो ये नेचुरल है एंड इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। आप आउटकम इक्वल है इसके बारे में हम जो है वो ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा काम क्या होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, दोनों को सेम अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि वो एक पार्टिसिपेट कर सके उस एग्ज़ाम में, ना कि हम आउटकम पे फोकस करें। तो जैसे कार्ल मार्क्स हैं, ये कहते हैं कि अगर एक्सट्रीम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होगा तो इससे डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में आ सकती है, इट कैन अंडरमाइन द डेमोक्रेसी। वेल्थ कंसंट्रेशन ट्रांसलेट इनटू पॉलिटिकल पावर, क्योंकि जो अगर वेल्थ कंसंट्रेशन हो जाएगा, किसी एक के पास में ज़्यादा फाइनेंशियल पावर है, तो वो पॉलिटिकल स्फेयर को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ये हमारे पास इकोनॉमिक इक्वालिटी, जहाँ जो मेन फोकस करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ पर, ना कि इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स पर। नेक्स्ट वे है फॉर्मल वर्सेस सब्सटेंसिव इक्वालिटी। तो फॉर्मल हमने देखा कि सभी को सेम कानून के साथ में, सेम लॉज के साथ में, इक्वल रूल्स के साथ में सबको ट्रीट करना है, ये कहता है फॉर्मल इक्वालिटी। और दूसरी ओर सब्सटेंसिव इक्वालिटी कहते हैं कि आप सभी को सेम ट्रीट कर ही नहीं सकते, है ना, और सबको सेम ट्रीट करना जस्टिफाइड नहीं है। यू हैव टू रिकॉग्नाइज अनइक्वल कंडीशंस, आपको उनको देखना पड़ेगा कि सभी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन से आते हैं। लाइक हिस्टोरिकली जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, जो प्रिविलेज्ड ग्रुप्स हैं, जैसे कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं प्रिविलेज जिनके पास बेटर स्कूलिंग जिनको मिला है हिस्टोरिकली, जिनके पास बेटर जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी, वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, प्रॉपर्टी राइट्स है जिनके पास में, अच्छी खासी ज़मीन है, तो वो और दूसरी ओर कुछ ऐसा ग्रुप्स हैं जिनके पास जो है वो हिस्टोरिकली जो स्कूलिंग से पिछड़े रहे, जिनको पढ़ने का अवसर नहीं मिला, जो सिर्फ मेहनत मजदूरी करते रहे, जिनके पास इनकम के सोर्सेज नहीं थे, जिनके पास ज़मीन जायदाद नहीं थी। तो बोलते हैं अगर आप इन दोनों ग्रुप्स को आज सेम लॉ के अंडर ट्रीट करोगे, क्योंकि वो तो हायरार्की में चलता रहा, जिसके पास अच्छी स्कूलिंग है, जिसके पास फाइनेंस अच्छा है, वेल्दी फैमिली है, तो उसके आगे जो जनरेशन है उनके पास भी सेम रहेगा। और जो एफर्ट्स कर रहे हैं, जो दूसरी हमारे पास में मार्जिनलाइज ग्रुप्स है, वो उसी कंडीशन में, सर्वाइवल कंडीशंस में हैं। तो बोलते हैं अगर आप दोनों को आज के टाइम में दोनों को सेम लॉज के अंडर ट्रीट करेंगे, तो फिर वो क्या होगा, वो इनइक्वालिटी बनी रहेगी, तब तो वो इक्वल हो ही नहीं सकते। तो इसमें इक्वालिटी लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ अफर्मेटिव एक्शंस लेने पड़ेंगे, कुछ रिजर्वेशन पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी, टारगेटेड वेलफेयर प्रोग्राम होने चाहिए, जैसे वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए, है ना, वुमेन से रिलेटेड जो है आप कुछ प्रोग्राम लेके आएंगे, सीट्स रिजर्व करेंगे, जो कोई पिछड़ी जाति रहेगी या फिर कोई ट्राइबल एरिया से है उनके लिए कुछ रिजर्वेशन पॉलिसीज़ लाई जाएंगी। तो बोलते हैं ये एक्शन जस्टिफाइड है, इनसे इनक्वालिटी तो फील तो ऐसे होता है कि इनक्वालिटी है सोसाइटी में, इनक्वालिटी होगा, उन लोगों के साथ इनइक्वालिटी होगा जिसका जो हायरार्की में चल रहे थे, लेकिन बोलता है कि ये उन लोगों को डेवलप करने के लिए, सोसाइटी में इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ये पॉलिसीज़ जो है वो जस्टिफाइड हैं। सो दिस इज़ द सब्सटेंसिव इक्वालिटी। एंड क्रिटिक्स का क्या माना है, जैसे मिशेल वोल्जर है, ये कहते हैं इन आर्ग्यूड इन हिज स्फीयर ऑफ जस्टिस में ये बात करते हैं कि इनइक्वालिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इनइक्वालिटी, इससे कोई डेंजर नहीं है हमें, बट
देयर इज़ अ प्रॉब्लम फ्रॉम द डोमिनेंस से प्रॉब्लम है। सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, कोई दिक्कत नहीं, इनइक्वालिटी होगा सोसाइटी में, कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई अपर क्लास, कोई लोअर क्लास, है ना, तो ऐसे तो होगा। लेकिन प्रॉब्लम तब है जब एक ग्रुप जो है दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, है ना, एक स्फेयर दूसरे को डोमिनेट करेगा। बिकॉज इकोनॉमिक स्फेयर्स हैं हमारे पास में, कोई लोग इकोनॉमी के बेस पे जो वो डिफरेंट हो सकते हैं। हेल्थ स्फेयर में, लीगल स्फेयर, एजुकेशन किसी को अच्छा मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। अर्बन एरियाज़ में अलग से सिस्टम रहेगा, रूरल में अलग से रहेगा। तो ये बोलता है जो सभी स्फेयर्स हैं, पॉलिटिकल है, सोशल है, जो भी स्फेयर्स हैं, सबका अपना अपना अपने पास सभी की पावर है, अपनी अथॉरिटीज़ है। लेकिन प्रॉब्लम कब होगा जब एक स्फेयर जो है दूसरे को डोमिनेट करना चाहेगा। मीन्स कि आप इकोनॉमी के बेसिस पे जो है वो वोट्स खरीदना चाहते हैं, पैसे के बल पे आप इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, या फिर पॉलिटिकल पावर के दम पे आप जो कोर्ट्स है या जस्टिस है, यहाँ पे आप पैसे का यूज़ करते हैं और जस्टिस को बाय करने की कोशिश करते हैं, जस्टिस के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं। तो बोलते हैं कि जब एक स्फेयर दूसरे स्फेयर में इंटरफेयर करेगा तो तब ये जो बनेगा डोमिनेंस, ये इस डोमिनेंस से प्रॉब्लम है, इनइक्वालिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनइक्वालिटी सोसाइटी में रहेगा। सो ट्रू इक्वालिटी कब होगा? ट्रू इक्वालिटी मीन सक्सेस इन वन एरिया ऑफ लाइफ शुडंट अलो यू टू बाय सक्सेस इन अनदर एरिया। सिंपली है कि एक स्फेयर दूसरे स्फेयर में इंटरफेयर ना करे। आप अपने एजुकेशन या अपने सोशल जो आपका स्टैचर है उसके बेस पे आप पॉलिटिक्स को डोमिनेट करने की कोशिश ना करें। उसके बेस पे आप मेडिकल की एक पे कोई पॉलिटिशियन है वो कहे कि भाई मेरे को बेटर फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी मिलनी चाहिए, मेरे को बेटर स्कूलिंग जो है वो मिलनी चाहिए, और बाकी सिटीजन जिनके पास वो पावर नहीं है, पॉलिटिकल पावर नहीं है या फिर इकोनॉमिक पावर नहीं है, वो उसको किस तरह से मेंटेन कर पाएंगे, वहाँ पे कैसे एडजस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट वी हैव रोनाल्ड डॉकिन। ये कहते हैं इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। ही आर्ग्यू इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज नॉट इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर। आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, वेलफेयर आप सभी के लिए नहीं कर सकते। वेलफेयर पॉलिसीज़ जो है जिसको आप समझते हैं कि ये किसी बेनिफिट के लिए है, किसी ग्रुप्स के लिए या किसी इंडिविजुअल के लिए, तो हर इंडिविजुअल का, हर ग्रुप का कुछ अपने अपनी डिमांड्स है, कुछ अपनी सेटिस्फेक्शंस है, कुछ अपनी नीड्स हैं। तो आप सबको सिर्फ ना रिसोर्सेज प्रोवाइड करिए, इक्वल रिसोर्सेज प्रोवाइड करिए, ना कि वेलफेयर पॉलिसीज़ कोई स्पेशल किसी पर्टिकुलर के लिए होना चाहिए। जैसे ये बात करते हैं यहाँ पे लक की, कि ब्रूट लक और ऑप्शन लक की यहाँ पे मेनली बात करते हैं। ब्रूट लक जहाँ पे जो सरकमस्टांसिस है, जो सिचुएशन है बियॉन्ड कंट्रोल है, और दूसरी तरफ ऑप्शन लक जहाँ पे वॉलेंट्री चॉइसेस है। लाइक कोई इंडिविजुअल है जिसका बर्थ होता है किसी गरीब फैमिली में, किसी जो माना जाता है सोसाइटी में प्रिविलेंट है, लो कास्ट है ना, ऐसा मान के चलते हैं। ऐसा कोई होता है कंसेप्ट, हमें इसको एक्सेप्ट नहीं करना है, लेकिन मान लीजिए जिसको कहा जाता है सोसाइटी में लो कास्ट, किसी का जन्म हो रहा है लो कास्ट में, गरीब परिवार में जन्म हुआ है ना, या फिर हैंडीकैप पैदा हुआ कोई इंडिविजुअल, तो इसमें उसका कोई कंट्रोल नहीं है। सो उसको आपको जो है, उनको जो है ना कुछ हेल्प प्रोवाइड करनी है, उनको कंपनसेट करना है, ब्रूट लक को कंपनसेट करना है, क्योंकि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो स्टेट को, जो पावर में लोग बैठे हैं, जो सत्ता में है, उनको उसको ना कंपनसेट करना चाहिए, उसके लिए कुछ रिजर्वेशन पॉलिसीज होनी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर जो ऑप्शन लक है, जहाँ पे मान लीजिए कोई गरीब सिचुएशन से नहीं बना, गरीब बना है अपनी गलत चॉइसेस के कारण, कि वो नशे का आदी था या फिर जुआ खेलने में संपत्ति को बेच बैठा, तो उसको कंपनसेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप रिसोर्सेज प्रोवाइड करिए जिसको नीड है। यहाँ पे ब्रूट लक को जो है आपने कंपनसेट करना है। सो दिस इंट्रोड्यूसेस मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे क्या क्या कंसेप्ट आता है? मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट आता है इनटू इक्वालिटी थ्योरी। एंड अमर्त्य सेन जो है वो बात करते हैं कैपेबिलिटी अप्रोच की। अमर्त्य सेन जो मेनली कैपेबिलिटी अप्रोच की बात करते हैं, ये बोलते हैं कि भाई इक्वालिटी कैसे होगी, इनकम के बेस पे हो कि वेलफेयर के बेस पे हो, या रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए कैपेबिलिटी के बेस पे, कि कौन कितना कैपेबल है। सिर्फ फॉर एग्जांपल सिर्फ एक इनकम के बेस पे आप इक्वालिटी कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे? इनका ये एक एग्जांपल लेके हम इसको समझते हैं कि जैसे कोई दो इंडिविजुअल है, सपोज दोनों की सैलरी है 10,000, ओके, और उनमें से एक इंडिविजुअल जो हेल्दी है, फिजिकली फिट है, और दूसरा इंडिविजुअल जो हैंडीकैप्ड है। सो बोलते हैं कि जब जो इंडिविजुअल हैंडीकैप है उसको अपनी फ्रीडम को एंजॉय करने में, अपने फ्रीडम को एंजॉय करने में उसको क्या चाहिए? एक्स्ट्रा रिसोर्सेज चाहिए उसको, उस तरह से ट्रांसपोर्टेशन चाहिए उसको, उस तरह से व्हील चेयर का एक्सेस चाहिए उसको। और दूसरी तरफ जो इंडिविजुअल
जो हेल्दी है, जो फिजिकली फिट है, उसको तो इन सब की ज़रूरत नहीं है। वो तो रिसोर्सेज उसको ज़्यादा चाहिए। तो जिसको रिसोर्सेज चाहिए, जो कैपेबल है, जो उसको डिज़र्व करता है कि इसको जो रिसोर्सेज मिलने चाहिए, वो उसके लिए ही होने चाहिए। तो बोलते हैं कि इस तरह से सिर्फ इनकम के बेस पे इक्वालिटी को प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। आपको देखना होगा कि कौन कितने कैपेबल है और उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं। इक्वालिटी देयरफॉर मस्ट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटीज़, नॉट जस्ट इनकम। तो इक्वालिटी को सिर्फ कैपेबिलिटीज़ के टर्म्स पे भी मेज़र किया जाना चाहिए, ना कि इनकम के बेसिस पे। एंड प्रेजेंट डे में क्या रिलेवेंस है इक्वालिटी का, तो आज हम जो देखते हैं प्रेजेंट डे के डाटाज को कुछ देखते हैं। जैसे वेल्थ कंसंट्रेशन है, तो ऑक्सफॉर्म की रिपोर्ट 2024 की कहती है कि जो रिचेस्ट 1% है वर्ल्ड के, ये ना लगभग 45% ऑफ वर्ल्ड इनकम ऑक्यूपाई करते हैं। 1%, सिर्फ ये 1%, टॉप 1% जो है वर्ल्ड के जो भी कॉरपोरेट्स या बिजनेस ओनर्स हैं, ये 45% इनकम को अपने पास रखते हैं। और जो बाकी के बच गए 95% ये ओन करते हैं मेयर वेरी लेस। ओके, सो और दूसरी तरफ अगर हम जैसे इंडिया की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे 1% जो है, जो रिचेस्ट 1% है, ये 40% वेल्थ अपने पास में रखते हैं। मीन्स वेल्थ कंसंट्रेशन है इनके पास में। और दूसरी तरफ जो बाकी बच गए उनके पास 60%। सो 1% ओन 40% एंड द अदर ओनली कंटेन 60%, 99% कंटेन 60%। और उसमें भी काफ़ी वेरिएशंस है। इसी तरह से जेंडर पे गैप का है। जैसे वुमेन्स जो है, अगर यूएस की बात करें, यूएस वुमेन्स, तो यहाँ पे वुमेन्स को, जहाँ पे मेन जो है $1 अर्न करता है, वुमेन 77 सेंट अर्न करती हैं ओनली। मीन्स 33% का गैप है। सो इट रिफ्लेक्ट द मदरहुड पेनल्टी, कि उनको ना जेंडर बेस पे डिस्क्रिमिनेट किया गया उनके साथ में, उनको वुमेन होने की पेनल्टी मिली है कि भाई 33 वो कम कैपेबल है, यहाँ पे ये बात हुई है। सो डिजिटल डिवाइड है, जहाँ पे आज हम देखते हैं प्रेजेंट डे में सबके पास जो है वो इंटरनेट का एक्सेस है, मोबाइल्स हैं। तो लेकिन 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, 33% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन रिमेन्ड ऑफलाइन। अब ये ऑफलाइन क्यों है? या तो इनके पास वो मोबाइल्स नहीं है, या फिर इनके पास बेटर नेटवर्किंग की प्रॉब्लम है, या इनको मोबाइल यूज़ करना आता नहीं है। तो बोलते हैं कि ये अनइक्वल ट्रीटमेंट जिस भी वजह से हुआ, तो यहाँ पे भी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल सोर्सेज इनको अवेलेबल होने चाहिए। एंड प्रेजेंट डे में ये डिबेट जो है वो एक्सटेंड होके, पहले जो बात हुई थी कि सिर्फ लाइफ, लिबर्टी है ना, और प्रॉपर्टी के राइट्स होने चाहिए, तो आज जो है इक्वालिटी सिर्फ इसके बेस पे नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी आज एक्सटेंड होकर जेंडर राइट्स की बात हो रही है, सभी जेंडर्स। ओके, LGBTQ राइट्स है, डिजिटल एसेस होना चाहिए, हेल्थ केयर की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है। तो ये सारे जो राइट्स है, ये प्रेजेंट डे में जो इक्वालिटी है इन पे भी फोकस करती है। जहाँ पे हम ग्लोबल कैपिटलिज्म जो इंक्रीज़ करता है इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ को, जो रिचेस्ट 1% है या 2% है, ये इनके पास वेल्थ कंसंट्रेट हो रहा है। सो तो बोलते हैं इस कंडीशंस में क्या डेमोक्रेसी, इस जो इतना ज़्यादा जो गैप है, जहाँ पे 1% और 40% इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है, क्या इस कंडीशंस में, इस इतने बड़े गैप के साथ में डेमोक्रेसी सर्वाइव कर पाएगी? क्या ये जो मेरिटोक्रेसी है ये फेयर है इन अनइक्वल स्टार्टिंग कंडीशन? जहाँ पे हम मेरिट की बात करते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में मेरिट सिस्टम होना चाहिए, तो जब कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे इंडिविजुअल है, कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनके पास स्टार्टिंग कंडीशन ही डिफरेंट है। कोई एक अच्छी फैमिली से है जो बेटर स्कूलिंग ले रहा है, और कुछ ऐसे हैं कि भाई स्कूलिंग के बाद कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो अर्निंग भी करनी पड़ती है, पैसा भी कमाने के लिए जाना पड़ता है, तो घर में पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा। तो जब स्टार्टिंग कंडीशंस डिफरेंट है, तो फिर क्या मेरिटोक्रेसी सही है? क्या वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए? या फिर जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात करते हैं, क्या ये रियलिटी में भी एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं? क्या सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए? एंड देन इन द एंड कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं कि इक्वालिटी सिर्फ और सिर्फ सभी को इक्वल, आइडेंटिकल, सेम ट्रीट करने का मतलब नहीं है। इक्वालिटी का मतलब होना चाहिए कि सबको इक्वल डिग्निटी मिले, इक्वल रिस्पेक्ट मिले, फेयर अपॉर्चुनिटीज़ मिले, एंड प्रोटेक्शन मिले जो सिस्टमेटिक डिसएडवांटेजेस रहे हैं, लिमिटेशन हो कि अनजस्ट प्रिविलेजेस ना मिले। कोई ऐसा जिसने एक सपोज जो आज रिजर्वेशन की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में जो मुद्दा जो उठाया जाता है प्रेजेंट डे में, कि अगर एक बार किसी ने रिजर्वेशन पॉलिसी का बेनिफिट लिया है, कोई उस पॉलिसी का यूज़ करके, रिजर्वेशन का यूज़ करके, एक फैमिली जो अब उस जो मार्जिनलाइज ग्रुप था उससे ऊपर उठ चुकी है ना, बेनिफिट्स लेके अब वो अच्छी जॉब कर पा रहे, अच्छा उनके पास में वेल्थ आ गई है, तो अगर उनके बच्चे फिर से बार बार उस रिजर्वेशन पॉलिसी का यूज़ करेंगे, तो ये तो फिर से एक तरह से हायरार्की बन जाएगी। वही
वही डोमिनेट करेंगे फिर से सोसाइटी में। तो बोलते हैं कि क्या इन इन चीज़ों को जो है लिमिटेशन होना चाहिए, इन चीज़ों पे क्या होना चाहिए, लिमिटेशन होना चाहिए। तो एब्सोल्यूट इक्वालिटी तो मे सीम्स टू बी इम्पॉसिबल, बट बोलता है कि इस एक्सट्रीम इनइक्वालिटी की वजह से क्या है, इज डिस्टेबलाइजिंग द एंड अनजस्ट, कि अगर आप एक्सट्रीम इनइक्वालिटी होगा, क्योंकि इक्वालिटी कंप्लीट तो हो नहीं सकता, लेकिन इस इक्वालिटी को हम कम्प्लीटली जो है वो सब पे लागू कर नहीं सकते, लेकिन बोलते हैं कि अगर इनइक्वालिटी भी बढ़ जाएगा तो क्या होगा, डिस्टेबलाइजिंग कंडीशन होगी, अनजस्ट होगा, जस्टिस नहीं मिल पाएगी। सो डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए कि लिबर्टी और इक्वालिटी दोनों को साथ लेके चलना चाहिए, कितनी लिबर्टी किसको मिले, एंड सिर्फ एक पे फोकस करके कि हम लिबर्टी को चूज़ करते हैं या फिर इक्वालिटी को चूज़ करते हैं, इससे जो है वो डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सो एक जस्ट सोसाइटी में क्या होना चाहिए, एक जस्टिसफुल सोसाइटी में क्या होना चाहिए कि इन दोनों का इफ़ेक्टिवली यूज़ होना चाहिए, डेमोक्रेसी और लिबर्टी और इक्वालिटी का। So this is our topic for today. I hope so you find it useful, and if so then do like, share the video and subscribe the channel. मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।